हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं तथा इन भागों का क्या कार्य होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कितने पार्ट है आप लोग डायग्राम पे देख रहे होंगे। डायग्राम पे देख रहे होंगे कि आपके ये कितने पार्ट हैं। तो ठीक है, हम लोग सीक्वेंस चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वृषण कोश क्या होता है। वृषण कोश क्या होता है? देखिए, वृषण कोश वह होता है जिसमें वृषण उपस्थित होता है। वृषण कोश वह होता है जिसमें वृषण उपस्थित होता है। ठीक है, वृषण कोश जो है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण कोश जो होता है शरीर के बाहर स्थित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि शरीर के वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। देखिए, इस शरीर के बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि जो इसमें वृषण है, जो वृषण कोश में वृषण जो उपस्थित है उसमें क्या बनता है? स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। ठीक है, तो शुक्राणु बनता है, उसको शुक्राणु को बनने के लिए शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए वृषण कोश हमारा कहाँ स्थित होता है? शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब देखते हैं वृषण के बारे में। देखिए, वृषण क्या होता है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो मेल है, मेल के शरीर में वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है। ठीक है, वृषण कहाँ पर स्थित होता है? वृषण कहाँ पर स्थित होता है? वृषण वृषण कोश में ही स्थित होता है। ठीक है, वृषण में ही किसका निर्माण होता है? वृषण में किसका निर्माण होता है? वृषण में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। देखिए, वृषण में स्पर्म के निर्माण के साथ साथ इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टेस्टेरॉन। इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। ये क्या करता है? जो मेल है, मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें स्पर्म बनता है। वृषण में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और स्पर्म के साथ साथ इसमें एक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण होता है, स्राव होता है। ठीक है, अब वृषण के बारे में जान गए हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे अधिवृषण क्या होता है। तो अधिवृषण, देखिए, अधिवृषण जो होता है वो शुक्रवाहिनियों का छल्ला होता है, यानी कि शुक्रवाहिनियों का ऐसे करके छल्ला होता है। शुक्रवाहिनियां यहाँ पर बिखरी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग शुक्रवाहिनी क्या होती है। देखिए, जो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का जो निर्माण होता है, तो उसको शरीर के बाहर यानी कि जो मेल के योनि है, मेल के विजाइना है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? वो शुक्रवाहिनी होता है। क्या होता है? वो शुक्रवाहिनी होता है। ठीक है, शुक्रवाहिनी के द्वारा ही जो स्पर्म है वो आगे की ओर चलता है। ठीक है, शुक्रवाहिनी के द्वारा ही स्पर्म जो है वो आगे की ओर गति करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे शुक्राशय के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे शुक्राशय क्या है। शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु। और आशय का मतलब क्या होता है? रहने वाला। ठीक है, तो शुक्राणुओं को ठहरने वाला, यानी कि देखिए, ये शुक्राशय जो है वो एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। जो शुक्राशय है वो एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। जो शुक्राणु होता है, यहाँ वृषण पे निर्माण होता है उसका, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर रुक जाता है। कहाँ पर रुक जाता है? शुक्राशय में रुक जाता है, यहाँ पर रहता है। तो वो क्या क्या करने के लिए रहता है? वो जो है वो पोषक पदार्थ यानी कि पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रहता है। इससे यह तात्पर्य होता है
कि देखिए जो स्पर्म है, स्पर्म को ये शुक्राशय जो है वो क्या प्राप्त करता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है, पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। यहीं से आकर शुक्राणु जो यहाँ पर रुकता है तो शुक्राणु क्या होता है और स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाता है, उसको पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं मूत्र नली। देखिए मूत्र नली के बारे में फिलहाल हमको जानना नहीं है, बट बता देते हैं। देखिए मूत्र नलिका जो होती है, देखिए नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन सॉरी वो किडनी, हाँ किडनी से जो मूत्र का निर्माण होता है, किडनी से जो मूत्र का निर्माण होता है वो जिस नली के द्वारा मूत्राशय में आता है, जिस नली के द्वारा मूत्राशय में आता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र नली कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। अब ये भी हो गया। अब इसके बारे में देखेंगे मूत्राशय क्या है। देखिए मूत्र नलिका के द्वारा, मूत्र नलिका के द्वारा मूत्र जहां पर एकत्रित होता है, यानी कि जहां पर इकट्ठा होता है, जहां पर एब्जॉर्ब होता है, वहां कहाँ वो क्या होता है, मूत्राशय होता है। वो क्या होता है, मूत्राशय होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, हमने आपको बताया कि देखिए स्पर्म जो यहाँ पर बनता है तो ये शुक्रवाहिनी द्वारा चलते 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 कहाँ पर आता है, शुक्राशय में आता है। शुक्राशय में किस लिए आता है, यहाँ पर रहता है तो वो अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। फिर यहाँ पर ठहरने के बाद फिर इससे चलकर शुक्राणु कहाँ पर आता है, शुक्राणु कहाँ पर आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में आता है। कहाँ पर आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में आता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में क्यों आता है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में आने के बाद यहाँ पर भी उसको पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब स्पर्म आता है तो वो तरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। किसके माध्यम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि शुक्राणु कहाँ पर तरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के, प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ही आता है शुक्राणु। तो यहाँ पर जब ठहरता है तो पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर तरल माध्यम में यहीं पर तरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वीर्य का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहीं पर वीर्य का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वीर्य का इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन। ठीक है, इसके बारे में भी हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे मूत्र मार्ग के बारे में। तो मूत्र मार्ग क्या है, देखिए मूत्र मार्ग जो है इसका कितना कार्य होता है, दो कार्य होता है। इसका कितना कार्य होता है, दो कार्य होता है। इसका पहला कार्य तो ये होता है कि जो मूत्र है, जो शरीर में अगर मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो ये शरीर के बाहर निकालने में कार्य करता है। मूत्र को शरीर के बाहर निकालने में कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा कार्य इसका क्या है कि जो यहाँ पर शुक्राणु जो यहाँ पर निर्माण हुआ वृषण में, तो उसको भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। उसको भी क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिसन के बारे में। देखिए सिसन जो होता है, सिसन का कार्य यह होता है कि जो मेल है, जो मेल का जो स्पर्म बनता है, यानी कि मेल जो जाइगोट है, मेल युग्मक है, नर युग्मक है, उसको मादा के योनि तक पहुंचाता है। सिसन क्या करता है, मादा के योनि तक पहुंचाता है। इसका कोई मेन कार्य नहीं होता है। इसका यही कार्य होता है कि जो मादा के जो योनि है, विजाइना है, वहां पर स्पर्म को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आने के बाद शुक्राणु तरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहीं से सीमन का निर्माण होता है। देखिए जब यहाँ पर जो शुक्राणु रहता है, यानी कि स्पर्म जो यहाँ पर रहता है, तो वो तरल माध्यम में नहीं रहता है, वो एक समूह के रूप में रहता है। वो तरल माध्यम में नहीं रहता है। तरल माध्यम यहाँ पर आने के बाद में बनता है, यहाँ पर आने के बाद में बनता है। तो ठीक है, हम लोग हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।